नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज का यह 40वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है संविधान संशोधन। अभी तक हमने संविधान के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इन सारे विषयों में यह मानव निर्मित संविधान है, कुछ कमियां रह सकती हैं अथवा संविधान में समय के साथ कुछ नई आवश्यकताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस कारण से संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिए संविधान संशोधन का अध्याय भी संविधान में दिया हुआ है। यह संशोधन विधि के अनुरूप होगा और इस कारण से विधि की जो आवश्यकता है, विधि का जो स्थान है वह बना रहेगा। संविधान संशोधन के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। भारत का संविधान न तो अत्यंत लचीला है जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है और न ही अमेरिका के संविधान के जैसे अत्यंत कठोर है। यहाँ पर लचीलेपन का मतलब होता है कि आसानी से संशोधन किया जा सकने वाला, और लचीलेपन का मतलब होता है आसानी से संशोधन किया जाने वाला, और कठोर का मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से और एक लंबी प्रक्रिया के बाद संशोधन के उपबंध दिए गए हों। लेकिन भारत के संविधान में अलग अलग उपबंध अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जिन्हें कि आसानी से किया जा सकता है और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कठिनाई पूर्वक यानी एक लंबी प्रक्रिया के बाद किया जा सकता है। यहाँ पर कठोर और लचीलेपन के बीच संतुलन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारत के संविधान में भाग 20 है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि संविधान संशोधन ऐसा किया जाए जिससे कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन न हो। अब ये संविधान के मूल ढांचे की जो बात है वह अनुच्छेद 368 में वर्णित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, राज्य के विधानमंडलों को नहीं। लेकिन मूल ढांचे की जो बात है वह अनुच्छेद 367 में नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय, इस निर्णय के माध्यम से मूल ढांचे की व्यवस्था की गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी संशोधन के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है। पहली बात तो यह संसद में स्थापित होगा, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। दूसरा, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, और इसे सरकारी यानी कि राज्य के मंत्री अथवा राज्य के निर्देश के मंत्री अथवा गैर सरकारी यानी जो सरकार में शामिल सदस्य नहीं है, मंत्री नहीं है, उनमें से किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक अन्य बात कि संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है, विधेयक है, उसे लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से संविधान संशोधन का विधेयक लाया जाएगा। जब विधेयक संसद में लाया जाएगा तो उस पर दोनों सदन अलग अलग विचार करेंगे और अलग अलग मतदान होगा, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। अगर हमने चर्चा की थी कि संविधान जो साधारण विधेयक होते हैं उन पर अगर दोनों सदनों में मतभेद होता है, तब की स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अगर धन विधेयक है तो उस पर राज्यसभा को कम अधिकार प्राप्त हैं, लोकसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं। राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती है, केवल कुछ दिनों तक के लिए टाल सकती है। अब इसके अलावा वह उसे अस्वीकृत नहीं कर सकती। लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक रूप से पास होना अनिवार्य है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। अगर उनमें कोई मतभेद की स्थिति होती है तो वह प्रस्ताव निरस्त हो जाता है, जबकि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कि साधारण बहुमत से भी पारित होते हैं, कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत, साथ में जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत। तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब विधेयक पारित हो जाता है तो इस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली कि संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन के कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिन्हें कि सबके साथ नहीं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें साधारण विधेयक से पारित किया जाएगा, कुछ ऐसे हैं जिन्हें 2/3 बहुमत से यानी विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। कुछ ऐसे भी उपबंध हैं जिनके लिए
2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है। तो ये कौन कौन से, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जब यह पूरी प्रक्रिया हो जाती है, इसके बाद यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे अस्वीकार नहीं कर सकता और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। वह उस पर अनुमति अवश्य देगा, अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसके अलावा कुछ संविधान संशोधन जो सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं, इनके बारे में अनुच्छेद 368 में वर्णित नहीं है। अनुच्छेद 368 में केवल विशेष विधेयकों के बारे में है। वो संविधान संशोधन विधेयक जो सामान्य बहुमत से पारित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना हो। अगर संविधान संशोधन का विधेयक नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है, कोई नया राज्य शामिल करना हो या नए राज्य का गठन करना हो, तब वह साधारण विधेयक से पारित होगा, सामान्य बहुमत से पारित होगा। नए राज्यों का निर्माण है, राज्यों की क्षेत्र एवं सीमा तथा नामों में परिवर्तन है, राज्य विधान परिषद का निर्माण है एवं उसकी समाप्ति है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यह सामान्य रूप से सामान्य बहुमत से पारित होगा संसद के दोनों सदनों में। इसके अलावा दूसरी अनुसूची में संशोधन है। दूसरी अनुसूची में किन किन चीज़ों पर संशोधन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश इत्यादि के वेतन एवं भत्ते, इनके विशेषाधिकार आदि पर संशोधन करना है अगर, तो वह भी साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। संसद में गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्यों का 10%। सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद की प्रक्रिया एवं नियमन, अर्थात संसद में किस तरह से विधान पारित होंगे, तो इन सब के बारे में जो चर्चा संशोधन है उसके लिए भी साधारण तौर पर साधारण बहुमत से किया जा सकता है। फिर संसद और इसके समितियों का और संसद के सदस्यों का, संसद स्वयं का, इनका विशेषाधिकार अगर जो है उसके बारे में भी संशोधन हो सकता है सामान्य तौर पर। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ानी घटानी है तो यह भी संशोधन सामान्य विधेयक से, सामान्य बहुमत से हो सकता है। नागरिकता की प्राप्ति एवं नागरिकता की समाप्ति, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, अर्थात ऐसा कोई संशोधन जो कि उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को बढ़ावा देता है, वह भी साधारण बहुमत से ही पारित किया जाएगा। उसे घटाने वाला विधेयक नहीं, बढ़ाने वाला विधेयक। इसके अलावा संसद विधानमंडल के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, यह भी साधारण बहुमत से पारित होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में साधारण बहुमत से पारित होगा। और 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात है, वह भी साधारण बहुमत से ही पारित होगा। इसके अलावा 6ठी अनुसूची में भी जो विशेष उपबंध है राज्यों के लिए, वह भी राज्यों के लिए विशेष उपबंध का मतलब है कि कुछ राज्यों के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों को जो बनाया गया है उसके बारे में भी साधारण बहुमत से ही संशोधन हो सकता है। इसके बाद जो दूसरी तरह का संशोधन है उसमें संसद के विशेष बहुमत का संशोधन है। यह अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है इसका। वह कौन कौन से हैं? संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन कौन से ऐसे और विशेष बहुमत क्या कहलाता है? विशेष बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्यों का बहुमत हो एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 मत हो, तो यह विशेष बहुमत कहलाता है। विशेष बहुमत पारित होने वाले विधेयकों में कौन कौन से विधेयक हैं? पहली बात तो मूल अधिकार से संबंधित कोई अगर संशोधन है तो यह विशेष बहुमत से पारित होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इससे संबंधित भी कोई संशोधन विशेष बहुमत से पारित होगा। इसके अलावा जो 2 श्रेणियां और हैं, पहली और तीसरी श्रेणी, उनमें जो वर्णन नहीं है उन सभी को विशेष बहुमत से ही पारित कराना पड़ेगा। पहली श्रेणी में क्या है? पहली श्रेणी में है साधारण बहुमत से पारित होने वाले विधेयक, और दूसरी श्रेणी में है विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति वाले विधेयक। तो इस तरह से जो पहली और तीसरी में नहीं है वह दूसरी में शामिल किया जाएगा। अब संसद के संविधान संशोधन के तीसरी श्रेणी को जान लेते हैं। तीसरी श्रेणी में दिया हुआ है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की स्वीकृति वाले संशोधन। तो कैसे, कौन कौन से ऐसे हैं, इसमें क्या व्यवस्था की गई है? संघीय ढांचे से संबंधित जो उपबंध हैं उनमें संशोधन के पहले संसद के स्वीकृति के साथ साथ आधे राज्यों की भी स्वीकृति अनिवार्य है। अब इसमें वह आधे राज्य कौन से राज्य होंगे इसका कोई वर्णन नहीं है। वह संख्या के आधार पर आधे राज्य होने चाहिए। इसमें जनसंख्या का, क्षेत्रफल का कोई मतलब नहीं है। जो भी राज्य हैं उनकी आधी संख्या संशोधन में शामिल होनी चाहिए।
इसके अलावा बहुमत में भी स्वीकृति देने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह स्वीकृति, उसके लिए कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है। वह टाइम पीरियड कोई भी टाइम हो सकता है, उसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। साथ में यह भी व्यवस्था है कि अगर आधे राज्य उसे स्वीकार कर लेते हैं तो बाकी के आधे राज्यों ने उस पर विचार किया हो या न किया हो, स्वीकार किया हो या अस्वीकार किया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आधे राज्यों की स्वीकृति ही उस विधेयक को, संविधान संशोधन को लागू करने के लिए पर्याप्त है। तो अब संघीय ढांचे से संबंधित अगर कोई बात है तो राज्यों की स्वीकृति लेना तो अनिवार्य होगा ही। तो यह समझिएगा कि राज्यों की स्वीकृति जिन जिन संविधान संशोधनों में ली जाएगी वह संघीय ढांचे से संबंधित हैं। कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं? तो ऐसे उपबंध हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के लिए संसद और विधानसभा दोनों के सदस्य वोट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई संशोधन करना हो तो इसकी प्रक्रिया में इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में तो राज्यों की अनुमति अनिवार्य होगी। दूसरा, केंद्र और राज्य की कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। केंद्र में और राज्य में जो भी कार्यकारिणी की शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति, उसके बारे में बताया गया है, अलग अलग सूचियाँ बनाई गई हैं। तो अगर उस सूची में संशोधन हो तब भी इस तरह के संशोधन को राज्य से स्वीकृति अनिवार्य होगी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शक्तियों में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो यह अगर हमने पहले ही चर्चा की थी, उच्चतम न्यायालय के अधिकार को अगर बढ़ाना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घटाने वाला हो या उच्च न्यायालय की कोई भी परिवर्तन हो तो उसके लिए भी आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। जो 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियाँ दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो अगर इनमें कोई परिवर्तन करना हो तब भी आधे राज्यों की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। फिर 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, इस पर हम बता ही चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में प्रत्येक राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित है कि किस राज्य से कितने लोकसभा और कितने राज्यसभा की सीटें होंगी। तो अगर इसमें परिवर्तन करना हो तब भी आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। विशेष बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत के साथ साथ का मतलब है कि संसद में विशेष बहुमत से पारित हो और आधे राज्य इसे साधारण बहुमत से पारित करें। राज्यों की स्वीकृति में विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, आधे राज्यों में इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाए। और इसके अलावा संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, इसके लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है यानी अनुच्छेद 368, इसमें भी संशोधन के पहले संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया है, साधारण बहुमत से, दूसरी विशेष बहुमत से, तीसरी विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति से। तो यह तीनों प्रक्रियाएं अलग अलग उपबंधों के लिए अलग अलग है, इसीलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठोर और लचीलेपन का समन्वय माना जाता है। अब संविधान में जो हमने मूल संरचना की बात की थी शुरू में ही, उसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इसके लिए हमें क्रोनोलॉजिकल स्टडी करनी पड़ेगी, घटनाक्रम के अनुसार इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी चर्चा जब शुरू हुई तो क्यों इसकी आवश्यकता हुई, इस तरह से इसे इतिहास में जानने का प्रयास करते हैं। शंकरी प्रसाद 1951 का मामला था। 1951 में शंकरी प्रसाद का जो केस आया, उस केस में यह मुख्य जो चर्चा, जो विवाद था कि संपत्ति के अधिकार को सरकार ने उसमें कुछ कटौतियाँ की थी, कुछ संशोधन, जो उस समय भूमि सुधार संबंधी संशोधन हुआ करते थे या इस तरह के, तो संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार में जो कटौती हुई उसके विरोध में उसे चुनौती दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस संविधान संशोधन को, मूल अधिकारों के संशोधन को वैध ठहराया। अर्थात शंकरी प्रसाद के मामले में मूल अधिकारों में जो संशोधन किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह सही है, संसद ऐसा कर सकती है। फिर 1967 का गोलकनाथ का मामला, वह 1967 का मामला जो था गोलकनाथ का, उसमें कहा गया कि 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई। अब ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था? इसमें एक 9वीं अनुसूची जो थी, 9वीं अनुसूची में अभी हम अनुसूची पर चर्चा नहीं किए हैं, इसके बाद उस पर वीडियो होगा तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा। 9वीं अनुसूची में जिन अधिनियमों को रखा गया है उन्हें संशोधन करने की या उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो
अधिकारों के उल्लंघन, संपत्ति के अधिकारों के उल्लंघन भी करते हैं, अथवा भूमि सुधार से संबंधित जो विधेयक हैं, जो अधिनियम है, वह उसी में शामिल किए गए हैं। जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार से संबंधित राज्यों के अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हैं। तो यह 9वीं अनुसूची में जो अधिनियम पारित किए गए, उससे संपत्ति के अधिकार यानी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। तो गोलकनाथ मामला 1967 में इसे चुनौती दी गई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? पहले वाले में तो आपने माना था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को ऐसे सामान्य स्थिति में कटौती नहीं की जा सकती, ना तो इसमें कटौती की जा सकती है और ना ही मौलिक अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। अर्थात संपत्ति के अधिकार को समाप्त भी नहीं किया जा सकता और ना ही मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार लोकोत्तर हैं। लोकोत्तर मतलब कि ये दुनिया या मतलब लोक का मतलब संसार होता है, तो इसे ट्रांसेंडेंटल जो कहा गया। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये हुआ कि ये संविधान संशोधन समाज के द्वारा बनाए गए अधिकार नहीं है, ये व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होते हैं, इसलिए इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यह संशोधन से ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 यह कहता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां अवैध घोषित हो जाएंगी। सामान्य शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन होगा, इसलिए मूल अधिकारों को न तो वापस लिया जा सकता है, न ही मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा कि शंकरी प्रसाद केस में जो निर्णय था उसे उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के केस में बदल दिया। अब उसके बाद फिर से स्थिति बदली। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित हुआ। 71 के आसपास आप सरकार देखिएगा, ये आपके लिए एक होमवर्क जैसा है कि आप देखिए कि 1971 में किसकी सरकार थी। गोलकनाथ मामले में यह प्रतिक्रिया दी गई। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। उसने क्या किया? उसने किया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं होगा। अब न्यायालय और संसद के बीच शक्तियों के लिए, संशोधन की शक्तियों के लिए विवाद उत्पन्न हो गया। पहले न्यायालय ने क्या कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता मूल अधिकारों में, तो संसद ने विधि बना दी कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, यह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, अनुच्छेद 13 का उल्लंघन नहीं होगा। ये 24वां संशोधन हो गया। अब इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। क्या हुआ? इस निर्णय के अनुसार केशवानंद भारती 1973 का केस आया। पहले क्या हुआ? सबसे शुरू से इसको समझने की कोशिश करिएगा कि सबसे पहले मूल अधिकारों में परिवर्तन किया संसद ने, कोर्ट ने उसे सामान्य माना। उसके बाद दोबारा कोर्ट ने यानी न्यायालय ने मूल अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति को सीमित किया और कहा कि मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसके प्रतिक्रिया में संसद ने क्या किया? संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया और मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति को वैध ठहराया अगर वो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करती हैं तब। अर्थात संसद और न्यायालय के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जो 1971 का 24वां संशोधन था, उसके बाद आता है केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती ने 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बनाए रखा। अर्थात उसने कहा कि हाँ ये सच है, ऐसा हो सकता है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन करे और मूल अधिकारों को वापस तक ले सकती है। ठीक, लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने के समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरह का संशोधन संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन न करे, मूल ढांचे को परिवर्तित न करे। अब यहाँ पर आकर के केशवानंद भारती के केस में मूल ढांचे की अवधारणा उत्पन्न होती है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो संसद को प्राप्त है, लेकिन वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। और इस वाद में मूल ढांचे का विचार दिया गया। मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम बताएंगे। मूल ढांचे के अंतर्गत सामान्यतः वह बातें आती हैं जिनके जो संविधान का सार तत्व है, जिनमें संशोधन करने से संविधान की मूल प्रकृति नष्ट हो जाएगी या परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसमें आप इतना ज़्यादा बदलाव कर दीजिए कि वह व्यक्ति ना रह जाए, जैसे उसकी आत्मा छीन लीजिए, इस तरह से समझिए।
तो संविधान में ऐसा संशोधन नहीं हो सकता। अब इसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी का मामला 1975 का। वह मामला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे को आधार बना करके संसद की एक अधिनियम को रद्द कर दिया। कौन सा अधिनियम था? संसद ने 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। उसमें यह नियम बनाया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा। अब उस समय का तो स्थिति ही ऐसी थी कि न्यायालय और संसद के बीच यानी सरकार के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और अलग अलग निर्णय, अलग अलग फैसलों में, अलग अलग विधि निर्माण में यह स्पष्ट देखने को भी मिल जा रहा था। तो इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में यह संसद ने नियम बनाया, 39वां संविधान संशोधन करके संसद ने नियम बनाया कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है उससे संबंधित विवाद न्यायालय में नहीं सुने जाएंगे। तब इसके विरोध में 1975 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इस तरह का जो विवाद है वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। और दूसरा, इसके विरोध में न्यायालय ने जो फैसला दिया उसने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। और क्या फैसला दिया कि जो न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वह संविधान का मूल ढांचा है। न्यायिक समीक्षा जो है संविधान का मूल ढांचा है और इसलिए न्यायिक समीक्षा में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फिर सरकार ने प्रयास किया। अभी तो 39वां संविधान संशोधन था, फिर 42वां संविधान संशोधन सरकार ने किया। उस समय किसकी सरकार थी आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। अब इस बार संसद ने क्या किया कि अगर कोई अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बनाया गया संशोधन है, कोई अधिनियम है, तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे। तब फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया मिनर्वा मिल के मामले में 1980 में कि न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का भाग है और इसलिए अनुच्छेद 368 के अनुसार किए गए सभी संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं होंगे, सभी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत माने जाएंगे। और इस तरह का कोई भी अधिनियम सरकार अगर पारित करती है जिसमें कि संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है तो वह संशोधन अवैध होगा। अभी इन्होंने संसद के माध्यम से सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया और सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। तो यह दोनों के बीच शुरू से ही 1951 से लेकर के 1980 तक यह चलता रहा। इसके बाद वामन राव का मामला 1981 में आया। उसमें संविधान संशोधन से संबंधित क्या फैसला दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केशवानंद भारती का जो मामला था उसका जो फैसला जिस दिन आया यानी 24 अप्रैल 1973, उसके बाद से कोई भी अगर संविधान संशोधन हुआ है तो उसमें मूल ढांचे की अवधारणा शामिल होगी। अगर वह मूल ढांचे के विरुद्ध संशोधन है तो उसे न्यायालय अवैध घोषित कर देगा। तो 1973 से उसे लागू कर दिया गया है। संविधान संशोधन का ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होगा जो कि मूल ढांचे के विरुद्ध हो। अब आपको लग रहा होगा, यह मैंने इसलिए बताया इतनी लंबी कहानी कि संसद और न्यायालय दोनों एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किए और उसके बाद से लास्टली यह हुआ कि संविधान की अस्मिता को, संविधान की आत्मा को बचाए रखने के लिए मूल ढांचे की अवधारणा दी गई और उसे अभी भी लागू किया गया है। तो संविधान के मूल ढांचे में क्या व्यवस्था है उसके बारे में जान लेते हैं। अलग अलग निर्णयों में अलग अलग संविधान के मूल ढांचे की बात कही गई है। जैसे गोलकनाथ मामले में अलग कहा गया है, केशवानंद भारती के मामले में अलग कहा गया है, उसके बाद के केस में अलग कहा गया है। तो कौन कौन से हैं उसमें शामिल सामान्यतः हम बता देते हैं। पहली बात तो संविधान की सर्वोच्चता की बात संविधान के मूल ढांचे में होगी, अर्थात सबसे ऊंचा संविधान है, उसकी अन्य संस्थाएं संविधान के अधीन होंगी, यह संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरा, भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिक और गणराज्य रूप। लोकतांत्रिक का मतलब चुनाव के द्वारा सरकार का चुना जाना और गणराज्य का मतलब कि जो सरकार का प्रधान होगा यानी राष्ट्रपति वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो यह व्यवस्था भी मूल ढांचे के अंतर्गत है, इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक, इसके बाद संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। संविधान में सेकुलरिज्म जो है वह भी मूल भाग में है, मूल ढांचे के अंतर्गत है, इसलिए इसे भी बदला नहीं जा सकता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन है, आपने इसे पहले संविधान के अंतर्गत पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। तो यह भी संविधान के मूल ढांचे में आता है, इसे भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसे कई भागों में नहीं बांटा जा सकता। अब दोबारा भारत का विभाजन किसी भी तरह स्वीकार नहीं होगा। उसके लिए भले किसी पार्टी के पास कितना भी बहुमत हो, वह संविधान के मूल ढांचे का प्रश्न है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं होगा। फिर संविधान का जो संघीय स्वरूप है, संघीय स्वरूप का मतलब जो दो तरह की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो यह व्यवस्था भी ऐसी ही बनी रहेगी, इसे भी संशोधित नहीं किया जा सकता। फिर कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि राज्य की उत्पत्ति जनता के कल्याण के लिए हुई है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जनता को कल्याण करना यही राज्य का उद्देश्य है, और यह व्यवस्था बनी रहेगी। राज्य न तो पुलिस स्टेट है और ना ही बाजार राज्य है, ना पूंजीवादी राज्य है, ना यह एक कल्याणकारी राज्य है जो जनता की कल्याण के लिए अस्तित्व में आया है, तो यह व्यवस्था बनी रहेगी। न्यायिक समीक्षा, यानी अगर कोई भी संसद के द्वारा अधिनियम पारित है तो उस पर न्यायालय विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और यह निर्णय देगा कि वह अधिनियम संविधान के अनुरूप है या नहीं, तो यह न्यायिक समीक्षा की स्थिति है, यह भी बनी रहेगी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत गरिमा, व्यक्तियों को जो उनके जीवन की स्वतंत्रता, जो उन्हें व्यक्तिगत गरिमा प्राप्त है मनुष्य होने के नाते, वह भी मूल अधिकार के अंतर्गत है और वह भी वैसे बना रहेगा। संसदीय प्रणाली, यानी संसद में लोगों का जो चुनाव होता है, जो संसदीय सदस्यों का चुनाव होता है, उसके बाद सरकार बनती है, प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है, तो यह पूरी व्यवस्था वैसी ही बनी रहेगी। विधि का शासन, विधि का शासन का मतलब है कि व्यक्ति का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन होगा, और कानून के सामने सारे लोग बराबर माने जाएंगे, भले वो कोई भी हो, तो यह व्यवस्था भी वैसे ही बनी रहेगी। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो सौहार्दपूर्ण संतुलन है वह भी बना रहेगा। सौहार्दपूर्ण संतुलन का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार और मूल तत्वों, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस समय परिस्थितियों के अनुरूप मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया जाता है, तो यह व्यवस्था भी वैसे ही बनी रहेगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, समत्व का सिद्धांत। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का मतलब हुआ कि अगर जो चुनाव की व्यवस्था है वह स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से जो कराता है निर्वाचन आयोग, यह भी व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के अधीन नहीं होगी, स्वतंत्र कार्य करेगी, यह व्यवस्था भी वैसे ही बनी रहेगी। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, ध्यान रखिएगा, हमने पहले चर्चा की थी संसद की संविधान संशोधन की शक्ति, यहाँ पर सीमित शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है, किंतु यह शक्ति असीमित नहीं है, और इसलिए इस असीमित न होने के कारण यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है कि संविधान संशोधन की सीमित शक्ति। न्याय तक प्रभावकारी पहुँच, प्रभावकारी पहुँच का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय आसानी से प्राप्त हो सके, इसकी यह भी व्यवस्था की जाएगी। मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत और अनुच्छेद 32 मूल अधिकार, अनुच्छेद 136, 141, 142, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वह उस पर हमने चर्चा की है, अलग स्लाइड है, उस पर अलग लेक्चर है, तो उसे आप देख लीजिएगा, यहाँ हम उसे डिटेल नहीं करेंगे। और इसके अलावा अनुच्छेद 226, यह भी, ये मुख्य रूप से रिट जो जारी करता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, यह उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को जो प्राप्त शक्ति है, यह भी संविधान संशोधन के लिए मूल ढांचे के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और तीसरी है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति से। इसके अलावा मूल ढांचे के बारे में जाना, मूल ढांचे की पूरी क्रोनोलॉजिकल स्टडी हमने की कि किस तरह से संसद और न्यायालय के बीच आपसी मतभेद और विवाद होते रहे और समय समय पर लास्ट में मूल ढांचे की प्रक्रिया लागू हुई, व्यवस्था लागू हुई। तो संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपकी जानकारी के लिए भी। स्वतंत्र भारत के इतिहास को, राजनीतिक और सामाजिक सब तरह का इतिहास पढ़ना और जानना हम सब के लिए ज़रूरी है, यह उसका भी एक भाग है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं जिज्ञासा के लिए या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। महादेव।